हेलो दोस्तों, पुनः इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज बात करेंगे दोस्तों, आप लोग को जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट था, तो आज एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग का आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी जानते ही होंगे कि अभी रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाला है और आ चुका भी है, जो कि एलपी टेक्नीशियन आ चुका है, आरपीएफ भी आ चुका है। तो आप लोग तैयारी एकदम पूरे अच्छे से कीजिए। और एनटीपीसी ग्रुप डी अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि आप लोग का जल्दी वो भी देखने को मिलेगा। इनका एग्ज़ाम भी आप लोग जान रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम से पहले पूरा तैयारी हो जाए और आप अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को जगाए, ताकि आप लोग को सिलेक्शन एक बार में। और 24 में यदि आप लोग एक सीट नहीं पक्का कर पाए, फिर कब तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, जब भी इलेक्शन रहता है तब ही सरकार वैकेंसी देती है। तो आप लोग को अभी पूरे अच्छे से तैयारी करना है और एक सीट पक्का करना है। तो आप लोग को हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को ये एनसीईआरटी 10th का जो कि आप लोग को चालू किए थे, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो आज अध्याय 10 आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अध्याय 10। ये एनसीईआरटी 10th का है, ये एनसीईआरटी 10th का है, जो कि आप लोग को हिंदी मीडियम के लिए है। ये आप लोग का एलपी टेक्नीशियन और ये ग्रुप डी एनटीपीसी और आरपीएफ जितना भी एग्जाम जहाँ भी साइंस पूछता है एनसीईआरटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए आप लोग वीडियो पूरे अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को मैं बताने वाला हूँ। आप लोग को देखिए, ये जितना भी चीज़ है सारा बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल सहित सब कुछ बताने वाला हूँ। ये देखिए, अपवर्तन कैसे करता है, परावर्तन कैसे करता है, इसका फिगर कहाँ कहाँ बनता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जितना भी है, तो ये सब जितना तक भी होता है आज एक वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और ये यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करता है कोई भी एग्जामिनर। तो आप लोग भी इस तरह ही एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लड़े। और दूसरा भी बुक पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी ही लेके चलें। देख रहे होंगे न्यूमेरिकल भी आप लोग कुछ सॉल्व की करवाए हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप लोग जाके इसे देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल के साथ आप लोग को पूरा दिखाया गया है। देखिए, न्यूमेरिकल भी यहाँ बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं आप लोग को, तो जाके पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिए हैं आप लोग को, 4-5 चैप्टर लगभग पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह तथ्य है कि, जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसी को बताऊंगा। इतना सारा जो है आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, तो मैं समझने के लिए तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा। यह एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंकित करना है, जिसे प्रकाश का किरण कहते हैं। एक ही सरल रेखीय में प्रकाश के पथ की ओर इंकित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद नीचे क्या बोला गया, जैसे यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, कोई भी अपारदर्शी जिसमें प्रकाश पार नहीं हो पा रहा वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसे किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यदि अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा हो तो वो सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में नहीं जाएगी, बल्कि वो किनारे पर, उसे किनारे पर मुड़ने प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रखना, विवर्तन से ही आप लोग को इस तरह का ही बैठा के रखना कि जैसे ही अपारदर्शी वस्तु छोटा आ गया, जो सरल रेखा में नहीं जाने के बजाय उसको बजाय किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये सब परिभाषा पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को याद ही रखना है। तब आप प्रकाश के जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों को उपयोग करते हैं और सफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उस कक्षा में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश के द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचना में प्रकाश की तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, तथा प्रकाश प्रायः कणों का प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। पूछेगा प्रकाश किस तरह व्यवहार करती है, तो प्रकाश कणों की प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही। तब प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया। क्या आया? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश ना तो तरंग माना गया, ना ही, जैसे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर के सामने नहीं आया था, मतलब नहीं आया था, ठीक है, जिसमें प्रकाश ना तो तरंग माना गया था और ना ही कण माना गया था। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उसके बाद क्या बोला गया है
जैसे उसके बाद बोला गया कि ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो उसके बारे में बताया गया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे काम करता है। जैसे उच्च कोटि की पॉलिश, कोई भी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कोई भी उच्च कोटि का पॉलिश है उसे दर्पण पे पड़ने बाद क्या होता है, वो मुड़ जाता है, तो मुड़ जाता है उसी को परावर्तित कर देता है, बोल रहा है, यानी परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले से ही परिचित, आइए इन नियमों को समझन करना है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, ये याद रखना। क्या ये याद रखना है, जो प्रकाश का परावर्तन ये 10th में पढ़ेंगे, तो ये सिंपल है। ये नंबर 1 में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। नंबर 2 में इसका आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे बोला रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जैसे मान ले ये है, ये आपतन कोण आया और ये परावर्तित होकर चला गया, तो ये बराबर होता है, जितना ये आएगा उतने ही दूर ये जाएगा, तो यही बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। और आपतित किरण, जो भी आपतित किरण है दर्पण के आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये अभिलंब जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होता है, एक ही तल पे होता है। क्या है, सभी एक ही तल पे होता है, यही बताया गया। उसके बाद क्या बोला गया, परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सही प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में परिचित हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है बताएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है तथा सीधा होता है। कैसे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आप लोग को पूछ लिया जाता है। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, सदैव आभासी होता है तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बीम यानी वस्तु के साइज के बराबर, जितना वस्तु है उसी के साइज बराबर होगा। किसमें, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर दर्पण के सामने बीम रखा है। जितनी दूर पर बीम रखा रहेगा, वस्तु रखा रहेगा, उतनी ही दूर पे वो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पास परिवर्तित होती है। यदि परावर्तक पृष्ठ प्रकृत हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी बताए समतल दर्पण द्वारा कैसे सदैव आभासी और सीधा बनता है, ये बराबर बनता है, पीछे दर्पण के बनता है, पास परिवर्तित बनता है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि चमकदार चम्मच का विकृत पृष्ठ पर एक विकृत दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले समांतर विकृत दर्पण गोलीय दर्पण, सबसे उपयोग में कौन, गोलीय दर्पण नहीं आएगा, क्योंकि उसी का भाग पार्ट से सब कुछ बनता है। परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, तो आप लोग याद रख लीजिए, जिसका भी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये गोलीय दर्पण क्या है, तो आप लोग को अभी बताएंगे गोलीय दर्पण क्या है। जैसे गोलीय दर्पण के बारे में बताइए। गोलीय दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर विकृत हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर विकृत हो वह अवतल दर्पण कहता है। वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण कहता है। जिसका परावर्तक अंदर की ओर, जैसे अंदर और से अवतल, याद रखना, ट्रिक जैसे बना है, और से अंदर और से अवतल, जैसे और से अंदर, ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, जैसे ये बाहर हो गया, ये क्या हो गया, बाहर हो गया, ये बाहर की ओर विकृत हो उत्तल दर्पण कहता है। तो ये आप ट्रिक से याद रखिएगा। और से अंदर, जिसका परावर्तक पृष्ठ और से अंदर की ओर हो उसे अवतल, और से अंदर, जो बाहर की ओर उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझे। उसके बाद क्या बोला गया, गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा इति में बोलते हैं। तो गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय समांतर प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का, ये गोलीय दर्पण का हो गया परावर्तक पृष्ठ, इसको क्या बोलेगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो कि अंदर की ओर होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र की दर्पण को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो केंद्र में होता है उसको क्या, ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण को पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं, पी अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय का केंद्र क्या कहलाता है, जैसे गोला हो गया, इसका केंद्र क्या कहलाता है, ये सब केंद्र का तब वक्रता केंद्र। और ध्रुव क्या कहेगा, ये पी जो होता है यहाँ पे पी, इसी को ध्रुव बोलते हैं। ठीक है।
यह अक्षर बोलिए वक्रता केंद्र किससे सूचित किया जाता है, तो सी द्वारा। ये पूछ लेता है क्वेश्चन आप लोग। उसके बाद ध्रुव को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो पी अक्षर के द्वारा, ये भी पूछता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र का भाग नहीं है, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। बोलेगा वक्रता केंद्र दर्पण का भाग है, तो बोलेगा नहीं, वो दर्पण का भाग नहीं है। या परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, ये क्या, परावर्तक पृष्ठ के बाहर होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, अवतल दर्पण का। इसका बोल रहा है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, और उत्तल दर्पण में यह दर्पण परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। तो आप लोग याद रखना, अवतल दर्पण में सामने है, लेकिन उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ पीछे होता है। उसके बाद बोला गया है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जब भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आप लोग को याद रखना है। इसे अक्षर आर से, त्रिज्या को तो आर से सूचित किया जाता है, मालूम होगा आप लोग। पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। जो भी पीसी दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। उसके बाद क्या बोला गया, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये वाला बता रहे हैं, मान ली कोई गोलीय दर्पण है, इसके बीच जो रेखा गिर रहा है इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। सीधी रेखा की कल्पना कीजिए, इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग इसको समझिए। जैसे ये हो गया गोलीय दर्पण, इसको बीच में जो गया उसको मुख्य अक्ष बोले। यहाँ जो केंद्र है ये इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये पी जो लिखा है ये क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो आप लोग फिगर से समझ लीजिएगा। अब आगे क्या बोला गया है देख लीजिए आप लोग। ये बोला गया इसका फिर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वास्तव में कागज़ का एक शीट पर, जैसे कागज़ के बारे में बोला गया, कागज़ लेके मोड़ना है जो एथी करना, तो उसके बारे में बोला गया सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज़ जलता है। दर्पण की स्थिति से यह प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। आइए इस परीक्षण को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे चित्र 10.2a में दिखाया गया है, जैसे ये वाला दिखाया गया ए नंबर का, उसके बारे में बोलिए। ये अवतल दर्पण है, क्या बोला गया, ये अवतल दर्पण है, याद रखिएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है। जैसे मुख्य अक्ष के एक बिंदु, इधर से गया इधर गया, इधर से गया इधर गया, इधर से गया इधर गया, इधर से गया, तो कहाँ मिल रहा है, एक बिंदु पे मिल रही है, वही बात बोला गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से फिगर देखिए, थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा। वे सभी मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, प्रतिच्छेद हुई। यह एक अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। क्या बोलेगा, जहाँ भी बिंदु एक सारा किरण मिलती है वो उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को याद रखना। उसके बाद बोला गया 10.2a में, यानी इसमें बोला गया उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण किसी प्रकार का परिवर्तित होते हैं। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या होगा, इसमें प्रतीत होगा, प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या होता है, जब भी प्रतीत होता है, जैसे यहाँ जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण तो ये साइड होगा, अवतल दर्पण ये साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इधर से गया तो इधर ही मुड़ेगा, इधर से गया इधर से मुड़ेगा, इधर से गया इधर मुड़ेगा, इधर से गया इधर। तो यहाँ ये आके प्रतीत हो रहा है, ये डॉट 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 दिख रहा है, ये डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे एफ पे प्रतीत हो रहा है। तो क्या होगा, ये सामने तो प्रतीत नहीं हो रहा है, ये तो इधर डायरेक्ट गया है, लेकिन ये इसका माना जा रहा है कि यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो भी प्रतीत हो रहा है, किरणें बोलेगा मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। क्या बोलेगा, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच जो ये दूरी रहता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित किया जाता है, फोकस को। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसके बाद बोला गया कि निरूपित करता है, जैसे कि वक्रता त्रिज्या बहुत छोटा है मान लीजिए जाए। उसके बाद यहाँ देखिए,
क्या बोला गया, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है, दोगुनी होती है। जैसे एफ और आर के बीच संबंध हम लोग को दर्शाना है तो बोलेगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है आर फोकस दूरी से क्या होता है, दोगुनी होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो इस संबंध में क्या होगा, आर बराबर 2F होता है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, या एफ बराबर क्या होगा, R/2 हो जाएगा। तो आप लोग को ये ट्रिक से भी याद रखना है कि देखो एफ तो अल्फ़ाबेट में छोटा होता है, आर क्या होता है, अल्फ़ाबेट में बड़ा होता है। तो बड़ा को बराबर करने के लिए क्या भाग देना पड़ेगा, तो आर को इसी कारण हमेशा एफ बराबर आर को हमेशा इसी कारण 2 से भाग देते हैं। तो यही ट्रिक यदि आप लोग को याद नहीं रहता है तो याद करना है। तो क्या होगा, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होता है, हमेशा दोगुनी होती है, हमेशा दोगुनी होती है। आप लोग को ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, रोक के वीडियो थोड़ा समझने के लिए, यदि समझना है तो। जैसे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप लोग को ये कॉपी में यदि आप लोग को समझाते हैं तो बहुत मस्त समझाते हैं, याद भूलते हैं कभी नहीं। यदि आप लोग जानते भी होंगे तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। उसके बाद देख लीजिए, पहले एक बार इसको देख लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, यदि अनंत पे रहा, जैसे पहले एक बार समझ लीजिए, अनंत पर रहा तो फोकस पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होगा। ये वास्तविक एवं उल्टा, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखना। सी से परे, सी से यानी परे मतलब क्या होगा, सी से परे मतलब सी से पीछे नहीं, सी से आगे, सी से परे मतलब सी से आगे, ठीक है। सी से आगे, जैसे ये सी है ना, ये अनंत बिंदु है, तो इसके आगे बोल रहा है सी से परे। तो यहाँ भी यही लैंग्वेज देगा आपको भी, वहाँ यही लैंग्वेज देता है, सी से परे, ठीक है। तो आप लोग घबरा जाते हैं, घबराइएगा नहीं, ये एनसीईआरटी पूरा फॉलो करता है। तो सी से परे बोला तो एफ तथा सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं तथा उल्टा बनेगा। सी पे रहेगा तो सी पर ही बनेगा, और समान साइज का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। एक लास्ट में जो कि पीछे प्रतिबिंब बनता है उसको ही आभासी सीधा बनता है। सी पर, सी तथा एफ के बीच, सी तो आप लोग जानते होंगे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और एफ क्या होगा, फोकस हो जाएगा। सी तथा एफ के बीच बनेगा तो सी से परे बनेगा और विभाजित यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। एफ पे बनेगा तो अनंत पे बनेगा, अत्यधिक विवर्ती और वास्तविक उल्टा बनेगा। एफ तथा पी के बीच बनेगा तो ये दर्पण के पीछे बनता है, विवर्तित बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। देखिए आप फिगर से बनाते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या था, आप लोग को ये क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब था। अवतल दर्पण द्वारा थोड़ा मैं फिगर से समझा देता हूँ, जैसे आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे, थोड़ा फिगर से ऐसा आप ट्रिक बनाइएगा। देखिए ऐसा फिगर बनाइएगा, अवतल दर्पण इस तरह बनता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, पी से पोल डिपेंड, यानी यहाँ पे पोल होगा। मैं ये नहीं सोचिएगा यहाँ पे है पोल, कहाँ पे है, ये बिंदु पे है, तो पोल यहाँ बिंदु पे हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ लिखना है, जैसे एक तीर यहाँ पारना है, ठीक है, इसको 1 नंबर लिखिए। फिर इसके बीच में एक तीर पारना है, फिर केंद्र पर एक तीर पारना है, फिर इसके बीच एक तीर पारना है, फिर फोकस पर एक तीर पारना है, फिर फोकस और ध्रुव के बीच तीर पारना है। यहाँ लिखना है 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। जैसे आप लोग को चेंज करता हूँ, रुक जाइए, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये और 6 नंबर ये हो गया, 6 नंबर। अब इसके पीछे जैसे आप लोग शुरू से यहाँ 1 नंबर लिखें तो उसके बीच का फिर बनेगा फिगर, तो उसके बाद आप लोग को बीच में बनेगा फिगर फोकस पे। यदि इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो फोकस पे बनेगा, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। कहाँ बनेगा, 1 नंबर यहाँ बनेगा। फिर यदि इन्फिनिटी व केंद्र के बीच है तो फिर कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यदि केंद्र पे है तो केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है, ये बड़ा होते जाएगा। केंद्र पे बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच है तो इन्फिनिटी और केंद्र के बीच बनेगा। यदि फोकस पे है तो इन्फिनिटी बनेगा। यानी इधर से 1 नंबर करते जाइएगा, इधर से 1 नंबर के करते जाइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और ये छठा नंबर जो है कि फोकस और ये फोकस और क्या है, फोकस और ध्रुव के जो बीच है वो कब बनेगा, ये पीछे बनेगा। यानी आप लोग को इसमें फिगर का कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये क्या बनेगा, ये काल्पनिक, आभासी और सीधा
पीछे बनता है। ये क्या बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा। ये क्या कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो क्या हुआ, उल्टा बन रहा है। तो इस तरह ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा आप लोग, कभी भी नहीं भूलिएगा। और सी के परे बोलता है, सी के परे ये साइड होगा, याद रखिए, सी का परे कौन साइड होगा, ये साइड। तो ये सी पे, सी पर बोलेगा तो सी पे ही वो होगा, सी के परे बोलेगा तो सी से आगे होगा। तो आप लोग को ये याद रखना, नहीं तो आप लोग को कहीं भी गलती हो जाएगा। तो इसका ट्रिक इस तरह करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हर एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है एकदम। तो आप लोग को पी तथा एफ के बीच कहाँ पर था, दर्पण के पीछे। कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, जो लास्ट में आप लोग बताए थे। सिर्फ एक ही होता है जो कि दर्पण पीछे बनेगा, पी तथा एफ के पीछे। और ये क्या होता है, बड़ा बनता है। अब वो धीरे धीरे क्या होती है, ये साइड जो बनेगा छोटा छोटा से होते हुए बड़ा बनता है। और ये जो पीछे बनता है ये बराबर बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनेगा। जैसे इधर ये साइड बना तो पीछे भी ये सीधा ही बनेगा, तो इसी कारण ये आभासी और सीधा बनता है। वो सब सारा चीज़ याद रखना है। 1 2 3 4 5 चीज़ हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, आप लोग को क्या बोला गया कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करें। किरण आरेख का उपयोग करके उसका निरूपण करना बोल रहा है। जैसे आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कम से कम 2 परावर्तित किरणें के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बीम के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी 2 प्रतिच्छेदन बिंदु से उसका क्या होता है, प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। विचार क्या है, आप लोग को 1 नंबर में बोला गया। 1 नंबर ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में हम लोग के समय, और आगे भी पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मिलेगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। ये क्या बोला गया है, जैसे अवतल दर्पण में क्या होगा, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरे। आप लोग को पीछे भी बताए थे कि ये फोकस से गुजर रहा है। देखिए ये अवतल दर्पण है, रुकिए फिगर बड़ा करते हैं थोड़ा। ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। देखिए ये इधर से गया परावर्तन के पश्चात, देखिए समांतर, ये समांतर की प्रकाश की किरण गया, ये परावर्तन के पश्चात, जैसे परावर्तन से लौटना है, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के क्या मुख्य फोकस से, क्या यहाँ पे फोकस है, ये मुख्य फोकस से ही गुजरता है। अवतल दर्पण में क्या हुआ, ये गया समांतर किरण गया, ये अब क्या हो गया, समांतरण जैसे किरण गया ये अपसरित हो गया, अपसरित हो गया होती, ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के पास क्या होगा, ये काम प्रतीत हो रहा है। देखिए डॉट 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 बना के कीजिएगा तो कहाँ प्रतीत होगा, केंद्र पे होगा तो वो गलत है, और यहाँ फोकस पे जो होगा तो ये भी फोकस पे प्रतीत होती है। तो ये भी हो गया आप लोग को उत्तल दर्पण द्वारा। अब नंबर 2, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी बोल रहा है, कैसा निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तथा चित्र में अभी आगे दिखा रहा है, चित्र में दर्शाया गया, चित्र में दर्शाया गया जैसे आप लोग को बताया गया है। यहाँ देखिए जैसे बताया गया है कि यदि हम फोकस से पहले हम लोग क्या समांतर की किरण पार कर रहे थे ना, एक मिनट देखिए आप लोग पहले क्या कर रहे थे, समांतर किरण पहले पास कर रहे थे। अभी ये क्या बोला गया दूसरा नंबर में, देखिए ये मुख्य फोकस से पहले गुजार रहा है, मुख्य फोकस से गुजारेगा। जैसे आप लोग को आगे के फिगर में देखिए, ये मुख्य फोकस से यदि आप लोग को यदि गिराएगा तो परावर्तन के पश्चात फिर इधर ही लौटेगा ना सामने। तो ये कैसा लौटा, समांतर में होकर लौटा, यानी मुख्य अक्ष के समान ही लौट रहा है ना। तो वही बोला गया, देखिए यहाँ पे वही बोल रहा था कि जैसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से यदि गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर ही, जैसे आप ये फोकस था ये इससे गुजरेगा तो मुख्य अक्ष ये है ना पूरा सीधा वाला, तो मुख्य अक्ष क्या है, समांतर ही गुजरेगा, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा। नंबर 3 क्या बोला गया, नंबर 3 में बोला गया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण से वक्रता केंद्र को निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। उसी पथ के वापस अनुपस्थित, जैसे केंद्र से गुजरा केंद्र पे ही वापस होगा, केंद्र से गुजरा केंद्र पे ही वापस होगा, यही बोला गया है। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखिएगा
कि यदि वक्रता केंद्र की ओर से निर्देशित होता है तो वो क्या होगा, अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। इसे चित्र इतना और इतना में दिखाया गया, तो वापस परिवर्तित हो गया 10.5 में और 10. ए और बी में दिखाया गया था। तो वो केंद्र से ही गुजर गया। चौथा नंबर क्या बोला गया कि चौथा अवतल दर्पण चित्र अथवा उत्तल दर्पण चित्र मतलब 10.6 में दिखाया गया कि P, क्योंकि P बिंदु है दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। ये बता रहा है 10.6 का। जैसे क्या बोला, P से जितना भी बिंदु से मुख्य अक्ष के समान कोण बनाता है, यानी कोण बनाएगा परावर्तित होकर, जो भी दिशा तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। जैसे आपतित किरण आया तो परावर्तित तिर्यक दिशा में ही होगा, यही बताया गया। जैसे आपतित किरण आया तो परावर्तित किरण उसी के दिशा में होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, याद रखें कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। क्या होता है, उपरोक्त स्थिति में परावर्तन का नियम पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। नंबर ए में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना किरणों के आरोप को दर्शाया गया है। आगे चल के आप लोग को दिखेगा। ये अवतल दर्पण द्वारा जितना भी फिगर बनता है 6 टाइप का, तो सारा चीज़ दिखाया गया। पहला टाइप, दूसरा टाइप जो कि अनंत पर पहला बनता है उसका दिखाया गया है। 6 टाइप करके आप लोग को दिखाया गया, देख रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शन को दिखाया गया। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग में जो भी सेविंग दर्पणों में किया जाता है, जहाँ भी सेविंग होता है वहाँ पे किया जाता है। उपयोग दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्टियों में, जहाँ भी सौर भट्टियाँ होगा, सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या करते हैं, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ का करता है, टॉर्च में करता है, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में करता है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। उसके बाद चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए, शेविंग करने के लिए। उसके बाद दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देख लीजिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग, पूछता है क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, चलिए आगे दिखाते हैं हम लोग। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बीम की 2 स्थितियों में रखा गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए ए नंबर बी नंबर रखा गया। तो आप लोग को उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये ज़्यादा नहीं बनता है, ये 2 ही बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत सारे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ नहीं आता है किरण कैसे बनता है। तो आप लोग को इसको याद रखना अच्छे से। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति में आवश्यक साइज, जैसे बीम की स्थिति अनंत पर हो यदि तो कहाँ बनेगा, फोकस पे दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस पे और दर्पण के पीछे कभी कभी ये भी पूछता है। तो दर्पण के उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या अनंत पे यदि भी रहेगा बीम, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज अत्यंत छोटा बिंदु के साइज होगा, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, हमें आभासी तथा सीधा होगा। इसमें हमें कभी भी वास्तविक नहीं बनता, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी ही बनता है, याद रखिएगा। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नहीं तो आप लोग ये ना कि काल्पनिक दे दो तो आप लोग गलत आंसर मार दें। उसी को आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। जैसे अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखेगा, तो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा। और आभासी सीधा यानी काल्पनिक या तथा सीधा बनेगा, या आभासी सीधा बनेगा। उसके बाद देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ इसको समझाने के लिए आप लोग को। जैसे ये क्या है, ये अनंत है, ये क्या है, ध्रुव है। तो इस पर देखिए क्या बोला गया था, यदि अनंत पे रखते हैं, 2 पॉइंट होगा यहाँ पे। यदि अनंत पे रखते हैं
ये अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक है। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। तो कहाँ बनेगा एक, ये ध्रुव और फोकस के पीछे बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, ध्रुव और फोकस के क्या, यदि हम ये अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए। यदि अनंत पे रखते हैं 1 नंबर तो फोकस पे पहला बनेगा, ठीक है, 1 नंबर, और ये दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके बाद 2 नंबर, यदि अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच, तो दोनों कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो ये याद रखिएगा, फिगर बना के कभी मत भूलिएगा। तो ये तो समझ आ जाएगा आप लोग को तुरंत। उसके बाद क्या बोला, आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन पेड़ को पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे आगरा का किले एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। ताजमहल, आगरा के किले में एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप किसी भी कभी आगरा किले को देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। यानी उसको तो वहाँ पे क्या लगा होगा, उत्तल दर्पण ये लगा होगा, ताकि उसका प्रतिबिंब पूरा आईने में आ जाए और शीशे में दिख जाए, क्योंकि वो छोटा करके बनाता है और सीधा बनाता है, ये आभासी बनाता है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद वो आपको दीवार में छटी हुई छत पे इस चीज स्थान पर खड़ा होना होगा। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण को भी समानतः वाहनों के पश्च दृश्य, कहाँ, वाहनों के पश्च जो पीछे देखते हैं उसको लिए दर्पणों के रूप में किया जाता है। दर्पण वाहन के पास में लगे होते हैं, दर्पण वाहन के क्या होता है, साइड में लगे होते हैं, तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। इनमें क्या होता है, ड्राइवर अपने वाहनों को पीछे की ओर देख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण का इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। याद रखिएगा, वो क्या करता है, सदैव, उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जबकि वह छोटा होता है, क्या होता है, छोटा भी दिखाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वर्गित होते हैं। अंतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। बोले कि समतल दर्पण में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे देखने के लिए ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, यानी समर्थ बनाता है उसको। उसके बाद क्या, गोलीय दर्पण द्वारा बना पड़ते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी जो होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, यदि क्लास किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश में परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। क्या, ध्रुव को यानी पी जो पोल को, उसको मूल बिंदु मानते हैं, पोल को। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति को एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है, जैसे नंबर 1, बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। याद रखिएगा, बोलेगा बीम कहाँ रखा जाता है, सदैव बाईं ओर रखा जाता है दर्पण के। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। याद रखिए, चिन्ह परिपाटी में गोलीय दर्पण में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापी जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछ देगा कि मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां दर्पण के किस एथी से नापा जाता है, किस पॉइंट से, था ध्रुव से। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस, मूल बिंदु के दाईं ओर आप लोग को ऐसे भी मालूम है को प्लस यानी दूरियां उसका धनात्मक होगा, और जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर उसका माइनस यानी अनुदिश होगा, यानी उसका दूरियां ऋणात्मक को मानी जाती है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग को चिन्ह परिपाटी में, जैसे आप लोग को यहाँ दिया गया। ये है आप लोग का, मान लीजिए ये आप लोग को ये क्या है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसके क्या है, ये दाईं ओर है और ये क्या है, बाईं ओर है। आप लोग को याद रखिए, दाईं ओर हमेशा प्लस रखते हैं, बाईं ओर हमेशा माइनस रखते हैं। तो इसी के बारे में बोला गया। ये ऊपर हमेशा क्या, ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो आगे सब चीज़ बताया गया है, आप लोग ये फिगर भी देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। इसी कारण ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आप लोग को वहाँ पे, तो आप लोग को घबराना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को बताना है। नंबर 4, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर के प्लस मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबे नीचे की ओर मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। वही चीज़ दिखाया गया है, तो जो आप लोग देख लीजिएगा, नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा। ये आपतित प्रकाश की किरण दिशा दिखाया गया है, और ये सेट आप लोग को हमेशा दाईं होगा जो कि प्लस होगा, ये हमेशा बाईं होगा, आप लोग का माइनस होगा।
तो आप लोग को ये चिन्ह परिपाटी याद रखिएगा। नोमरिकल जब बनाते हैं ना उस समय आप लोग को गलती हो सकता है। पूरा नोमरिकल बना लीजिएगा, लास्ट में आंसर लिखने समय माइनस पैलेस में आप लोग को गलती हो जाएगा, उसके बाद पूरा नोमरिकल ये आप लोग को गलत हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी याद रखना रहता है। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र, दर्पण सूत्र आवर्धन सूत्र ये चीज़ तो आप लोग को मालूम होगा यदि पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव में बीम की दूरी, और बीम की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू से कहलाती है, यानी वस्तु दूरी या बीम दूरी एक ही होता है, ठीक है। इसको यू से सूचित करते हैं। दर्पण को ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी से कहलाती है। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, भी से सूचित किया जाता है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। इन तीनों राशियों के बीच एक इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। आप लोग 1/v प्लस 1 क्या होता है, आप लोग दर्पण सूत्र याद होगा तो बता दीजिएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। सब प्लस में होगा दर्पण में, क्या होगा, दर्पण में सब प्लस में होगा। तो ये दर्पण सूत्र है, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण तथा बीम की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u v तथा f और r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आवर्धन के बारे में बोला गया है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन व अपेक्षित विस्तार है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब, आवर्धन क्या करता है, कोई भी प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है आवर्धन को। यदि h बीम की ऊंचाई हो, h से बीम की ऊंचाई तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। तो हम लोग भी ऐसे भी याद करते थे v बटे यू, प्रतिबिंब की ऊंचाई v मान लेते थे और बीम की ऊंचाई u मान लेते थे। तो हम लोग इस तरह याद करते थे। लेकिन आप लोग ये भी याद कर सकते हैं h डैश h से, तो आवर्धन m को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को याद रखिएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। नहीं तो आप हिंदी से ही याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को गलती हो सकता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर होगा, बीम की ऊंचाई नीचे। प्रतिबिंब बड़ा है तो ऊपर बड़ा होगा, नीचे बीम है तो छोटा, बीम है तो नीचे होगा। तो ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा। आवर्धन m, बीम की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। इसे व्यक्त किया जा सकता है। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई है। यहाँ पे आप लोग को एक सूत्र और होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे बीम की या वस्तु की दूरी। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस v/u। आवर्धन m बराबर माइनस v/u, माइनस v/u भी हो जाता है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आएगा आप लोग को। आगे क्या है, ध्यान दीजिए। बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बीम प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। हमेशा बीम की ऊंचाई क्या धनात्मक ली जाती है, याद रखिए, मुख्य अक्ष रखा है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बीम की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए बीम की ऊंचाई कैसा लेना चाहिए, धनात्मक लेनी चाहिए। तथापि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेनी चाहिए, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ भी बनता है वहाँ हमेशा ऋणात्मक लेगो, और यदि आभासी प्रतिबिंब जहाँ भी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ धनात्मक लोगो, याद रखिएगा। वास्तविक के लिए आप लोग माइनस लेना है, आभासी के लिए प्लस लेना। आवर्धन के मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि आवर्धन m बराबर यदि माइनस में आया आप लोग को तो वो लिखना पड़ेगा अपने से। यदि आंसर आप लोग को कट छट के माइनस में आया तो अपने से मान लिखना पड़ेगा कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है। तो क्या होगा कि यदि आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक आता है तो उसे प्रतिबिंब ज्ञात होता है कि वास्तविक। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो आवर्धन के मान से ही आप लोग को वास्तविक और आभासी मालूम चलेगा। जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोगों को यहाँ से पूरा मालूम चलेगा। ऑटोमोबाइल के पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दे दिया है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, यहाँ 3 क्वेश्चन है, यदि गलत होगा तो तीनों गलत होगा। तो वक्रता त्रिज्या 3 मीटर हो गया। क्या बोला गया, यहाँ बोला ये बस इस दर्पण से इतना मीटर की दूरी पे तो वस्तु दूरी होगा, या बीम की दूरी एक ही होता है, तो वस्तु दूरी क्या होगा, u हमेशा माइनस में होता है, याद रखिएगा, u हमेशा माइनस में होता है।
तो u माइनस 5 मीटर होगा u बराबर। अब प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति ये दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है। ठीक है, चलो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है r/2। r मालूम है तो f का मान निकल गया, क्या निकल गया +1.5 मीटर निकल गया कि नहीं। ये क्या है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो इसी कारण प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख है ये फोकस। यदि अवतल दर्पण रहता माइनस लेते हैं तो दर्पण सूत्र यहाँ लगाओ, दर्पण सूत्र लगाओ। दर्पण सूत्र लगाने के बाद आप लोग को क्या होगा 1/v 1/f 1/u। तो आप लोग को क्या क्या मालूम है 1/, आप लोग को एफ भी मालूम है, f मालूम है 1/u मालूम है। तो यहाँ से क्या निकलेगा v का मान निकलेगा, v का मान कट छट के आप लोग को 1.15 मीटर निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकल रहा है प्लस में निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है प्लस में। तो ये प्रतिबिंब के पीछे बनेगा क्या प्लस में, कैसे ये पीछे था ना, हमेशा आप लोग को बोले थे ये साइड प्लस ये साइड माइनस। तो क्या होगा ये प्रतिबिंब के पीछे बनेगा, इसी कारण ये दूरी 1.15 मीटर होगा। आवर्धन m बराबर क्या बोले प्रतिबिंब की ऊंचाई, h' प्रतिबिंब की ऊंचाई था, h क्या था बीम की ऊंचाई। तो उसके बाद क्या होगा ये एक फार्मूला ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, एक था कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो हम लोग को यहाँ का वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, तो उसके बाद माइनस में होता फार्मूला, तो माइनस में करने के बाद कितना 1.15 मीटर, ये क्या प्रतिबिंब की दूरी। अब बीम की दूरी हो गया -5 मीटर। तो ये माइनस फार्मूला में ही रहता है, माइनस माइनस हो गया प्लस 0.23 आ जाएगा काट छाट के। तो प्रतिबिंब क्या होगा प्लस में क्या बोला था अभी वहाँ पे आभासी बोला था, सीधा तथा साइज में बीम से छोटा होगा। यहाँ जैसे अभी क्या बोला था प्लस, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है, आवर्धन का मान धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। तो धनात्मक चिन्ह आया कि नहीं हम लोग +0.3 आया, तो प्रतिबिंब क्या होगा आभासी है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से रोक के समझ लीजिएगा तो आप लोग को अच्छा होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी फार्मूला बताया गया भाई, तो बीम की साइज कितना है प्लस, यानी बीम की साइज h दिया है 4 सेंटीमीटर, बीम की दूरी u हमेशा माइनस में रहेगा -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है -15 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब दूरी पूछा है और प्रतिबिंब की साइज पूछा है, यही पूछा है, हाँ यही पूछा है प्रतिबिंब की साइज। तो यहाँ से आप लोग पहले दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा, दर्पण सूत्र लगाने के बाद आप लोग को v का मान निकलेगा -37.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या बोला गया कि पर्दे को दर्पण के सामने इतना मीटर की दूरी पर रखना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि माइनस आया तो वास्तविक होगा, प्लस आएगा तो आभासी होगा, ये आप लोग को अभी पढ़ाए थे। तो आवर्धन, इसका आवर्धन का मान 2 फार्मूला आता है, 2 फार्मूला हमेशा लिखिए h' बटे -v/u, दोनों फार्मूला लिखिए। तो हम लोग को यहाँ क्या मालूम है, तो यहाँ पे h' वाला मालूम है, इसी कारण यहाँ पे आप लोग फार्मूला बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग निकलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h' -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब उल्टा आवर्धित है क्योंकि माइनस आया। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन आएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं दोस्तों। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं आप लोग को, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। तो अभी कितना बचा है, अभी अपवर्तन हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इतना ज़्यादा है, तो आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे चैप्टर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।